Welcome back. Relation between the density of solid and density of liquid in which the solid is immersed. So फ्लोटेशन की ही कंडीशन है और फ्लोटेशन के लिए हम ये डेंसिटी के टर्म्स में एक फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे। तो लेट अस से कि एक लिक्विड है, राइट, डेंसिटी रो, और इसके अंदर एक ऐसा सॉलिड तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम ले लेते हैं ए, हाइट h1 बाहर है, राइट, h2 हाइट अंदर है और पूरी हाइट ले लो h। जो वॉल्यूम अंदर है, लिक्विड के अंदर है, उतना वॉल्यूम मैं कंसीडर कर लेता हूं v1, राइट। सो और जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी हम ले लेते हैं सिग्मा। तो फ्लोटेशन वाली अगर मैं कंडीशन इसके अंदर अप्लाई करूं, राइट, तो क्या होगा? तो फ्लोटेशन के लिए हमारे पास में ये इक्वेशन तो है ही, राइट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट या तो बॉडी विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, राइट। कैसे मिलेगा वेट? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, लेट्स से वॉल्यूम ऑफ द बॉडी मैं ले लेता हूं v2। ये छोटा सा जो अंदर वाला वॉल्यूम है वो v1 है, और पूरे ऑब्जेक्ट की बॉडी, पूरे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मैं ले लेता हूं v2, राइट। सो वेट ढूंढू मैं ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी, तो v2 डेंसिटी है रो इंटू ग्रेविटी g, राइट। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी विल गिव यू मास। वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, तो उसमें जितना वॉल्यूम अंदर है, राइट, उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ रहेगा। सो v1 डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड रो इंटू g, जी गेट्स कैंसल्ड, तो ये वॉल्यूम के टर्म्स में आता है v2 बाय v1 इज इक्वल्स टू रो बाय सिग्मा। ये भी एक फ्लोटेशन के लिए तुम यूज कर सकते हो। v2 इज वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वॉल्यूम इनसाइड, राइट, इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन सिग्मा है डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ये एक आया। अब इसको आगे और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। कैसे? सो v2 बाय v1 इज इक्वल्स टू रो अपॉन सिग्मा। v2 पूरा का पूरा वॉल्यूम है, राइट। v1 वो है जो अंदर की तरफ है, तो v1 को हम v2 के टर्म्स में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? v2 इज द पार्ट which is the volume of the whole object and v1 is the volume that is inside। अब इसको मुझे मैनिपुलेट करना है, तो आउटसाइड जो वॉल्यूम है वो कितना होगा? आउटसाइड वाला वॉल्यूम हो जाएगा v2 माइनस v1। ये बाहर की तरफ वाला वॉल्यूम है, v2 माइनस v1। सो इसको -1 अगर करूं मैं बोथ द साइड्स, मतलब ये जो कंसेप्ट है उसी का मैनिपुलेशन है। सो v2 माइनस v1 अपॉन v1 रो माइनस सिग्मा अपॉन सिग्मा। v2 माइनस v1 क्या होगा? v2 माइनस v1 अपॉन v1 दैट इज इनसाइड। ऐसे नहीं लिखना है हमको, फ्रैक्शन के टर्म्स में फॉर्मूला ऑब्टेन करना है। फ्रैक्शन के टर्म्स में फॉर्मूला चाहिए, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम। सो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम का मतलब हो गया कि कितना वॉल्यूम अंदर है और कितना वॉल्यूम बाहर है। सो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड इसके टर्म्स में ढूंढते हैं। सो ये हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड में, इधर इक्वल टू लगा दिया है। सो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम
आउटसाइड हो जाएगा V2 माइनस V1 अपॉन टोटल वॉल्यूम इज V2, राइट। सो इस फॉर्मेट में ये फॉर्मूला में कन्वर्ट करता हूं। सो क्या मिलेगा मुझे, V2 माइनस करना पड़ेगा दोनों साइड से, या तो पहले इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं तब इस फॉर्मेट में आएगा। सो सिग्मा अपॉन रो विल बी इक्वल टू V1 अपॉन V2। अब -1 करते हैं बोथ द साइड्स पे। सो ये हो जाएगा सिग्मा माइनस रो अपॉन रो V1 माइनस V2 अपॉन V2। सो दिस विल बी, you can say that fraction of volume outside, ये वाला पार्ट। सो सिग्मा अपॉन रो -1, ये भी एक फॉर्मूला है फ्लोटेशन के लिए। V2 माइनस V1 चाहिए फ्रैक्शन में। सो को सिग्मा माइनस रो अपॉन रो इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन V2। सो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो V2 माइनस V1 अपॉन V2, राइट। फ्रैक्शन का मतलब हुआ कितना अंदर है अपॉन टोटल वॉल्यूम। सो फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इनसाइड, राइट, V2 माइनस V1, फ्रैक्शन ऑफ द सॉलिड इनसाइड नहीं, फ्रैक्शन ऑफ द सॉलिड आउटसाइड। आउटसाइड वैसे ही तुम इनसाइड के टर्म्स में भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो, ये भी एक फॉर्मूला है। फिर इसको तुम लेंथ के टर्म्स में भी लिख सकते हो। कैसे? इसी फॉर्मूला को मैनिपुलेट करो, ये वाला फॉर्मूला जो है V2 माइन अपॉन V1 इज इक्वल्स टू रो अपॉन सिग्मा। तो V2 क्या है? पूरा वॉल्यूम है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू पूरी हाइट है H, और V1 वो वॉल्यूम है जो इनसाइड है, तो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो हाइट अंदर की तरफ है वो मैंने फिगर के हिसाब से ली है H2। सो एरिया गेट्स कैंसल्ड, H अपॉन H2 इज इक्वल्स टू रो अपॉन सिग्मा, राइट। टोटल हाइट अपॉन हाइट इनसाइड is equals to rho stands for the density of fluid upon density of solid। so ऐसे मल्टीपल टर्म्स में मैन्युपुलेट करके तुम फॉर्मूलास ढूंढ सकते हो फ्लोटेशन के लिए, राइट। सो फ्लोटेशन को ही हमने वॉल्यूम के टर्म्स में फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम कह दो, या फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड आउटसाइड, ऐसे इनसाइड के टर्म्स में भी लिख सकते हो। सो कोई लर्न नहीं करना है इसमें, जस्ट एक समझ है कि हाइट के टर्म्स में डेटा दिया हुआ है न्यूमेरिकल्स में, या वॉल्यूम के टर्म्स में डेटा दिया हुआ है, तो कैसे ये फंडामेंटल इक्वेशन को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दो मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्सेस। सो ये ग्राफिकल वेरिएशन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। Fa है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और Fr है फोर्स ऑफ रिपल्शन। सो ग्राफ देख के तुम्हें ये आइडिया आना चाहिए कि डिस्टेंस जैसे जैसे वेरी करता है, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है, राइट, वो वेरी करते जाता है। तो सबसे पहले वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट है C, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस है 10 एंगस्ट्रॉन्ग। सो डिस्टेंस जब 10 एंगस्ट्रॉन्ग है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है। एट 10 एंगस्ट्रॉम, राइट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलमोस्ट यू कैन से 0। मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस है 10 एंगस्ट्रॉम। अब हम मॉलिक्यूल्स को धीरे धीरे पास में लेकर आते हैं, राइट।
इतने दूर थे मॉलिक्यूल्स, अब इनको थोड़ा पास में लेकर आते हैं। सो पास में लेकर आते हैं, लेट्स से डिस्टेंस हो गया 5 एंगस्ट्रॉम। 5 एंगस्ट्रॉम, तो एफ ए इज मैक्सिमम। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाता है राइट बी पॉइंट पे, एट सी, एट बी। सो थोड़ा हम पास में लेके अब और ज्यादा पास में लेकर आते हैं राइट 5 एंगस्ट्रॉम से भी कम डिस्टेंस पे। सो थर्ड केस के एट 3.5 एंगस्ट्रॉम राइट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ ए अगेन हो जाता है, अगेन हो जाता है ऑलमोस्ट जीरो नहीं, इक्वल टू जीरो हो जाता है, इक्वल टू जीरो राइट। और ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस आर नॉट, it is called as the distance at which molecules एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम में है। दिस डिस्टेंस आर नॉट is called इक्विलिब्रियम डिस्टेंस राइट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो गया, वो 10 एंगस्ट्रॉम पे भी इक्विलिब्रियम वाला ही डिस्टेंस है। अट्रैक्शन और रिपल्शन के बीच का ये एक और डिस्टेंस है जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। अब अगर हम और पास में लेकर आएंगे मॉलिक्यूल्स को राइट, तो एट लेस देन 3.5 एंगस्ट्रॉम राइट द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिकम्स ग्रेटर देन जीरो, रिपेल करने लगे। अब सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर है तो फोर्स ऑफ जीरो तो नहीं है बट कुछ है, कम है, मे बी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बीच में। डिस्टेंस को कम किया, मॉलिक्यूल्स पास पास में आ गए, तो एक के प्रोटॉन्स दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे का प्रोटॉन और पहले वाले के इलेक्ट्रॉन्स, कुछ अट्रैक्शंस एस्टैब्लिश होते हैं, फोर्सेस एस्टैब्लिश होते हैं। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम मिलता है 5 एंगस्ट्रॉम पे। अब और ज्यादा पास में लेकर आते हैं तो प्रोटॉन प्रोटॉन, आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स, इनका रिपल्शन बढ़ने लगता है, और बहुत ज्यादा पास में लाते हैं तब तो रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा ही बढ़ जाते हैं। सो दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है राइट, almost r to the power 7 force of attraction is inversely proportional to the r to the power 7। देखो तो इस हिसाब से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो लोग वेरी करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स दोनों के डेफिनेशंस आने चाहिए। कोहेसिव फोर्स, इट इज ए फोर्स बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स, पानी पानी के मॉलिक्यूल्स राइट, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, H2O कह दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कह दो, ऐसा उनके बीच में, सेम टाइप वालों के बीच में जो है वो कोहेसिव फोर्स है। तुम और तुम्हारे फैमिली मेंबर्स, कोहेसिव फोर्स, एक ही खानदान से बिलोंग करते हो। और एडहेसिव फोर्स, इट इज ए फोर्स बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब तुम और तुम्हारे दोस्त के बीच का फोर्स। अब इसमें ऐसा तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं कि एडहेसिव ज्यादा स्ट्रांग होता है या कोहेसिव ज्यादा स्ट्रांग होता है राइट। जैसे मैंने कहा कि फैमिली मेंबर्स के बीच का फोर्स कोहेसिव कह दो, तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स के बीच का फोर्स एडहेसिव कह दो। अब इसमें काफी बार एडहेसिव फोर्स भी स्ट्रांग होता है, काफी बार कोहेसिव फोर्स भी बहुत स्ट्रांग होता है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल एयर राइट, एयर में बहुत अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स है, H2O एंड लेट्स से अल्कोहल, H2O एंड अल्कोहल, इनके बीच में भी एडहेसिव फोर्स है।
लेट अस सी, राइट। H2O और अल्कोहल के बीच में एडहेसिव फोर्स एकदम परफेक्ट मिक्स हो जाते हैं, दोनों H2O और शुगर परफेक्टली मिक्स हो जाते हैं, तो एडहेसिव फोर्स काफी अच्छा है। H2O और ऑयल ये मिक्स नहीं होते अच्छे, तो उनके बीच में हम कहेंगे एडहेसिव फोर्स अच्छा नहीं है। लेट अस रीड मोर अबाउट देम। वाटर वेट्स द सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनर, दिस इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ एडहेशन बिटवीन द वाटर एंड द ग्लास। पानी के केस में, पानी का तो किसी के भी साथ में ले लो, फोर्स ऑफ एडहेशन अच्छा ही रहता है, काफी हद तक बेटर है, राइट। किसी भी सरफेस पे पानी छिड़क दो, पानी उस पर कुछ हद तक चिपका हुआ मिलेगा, तो एडहेसिव फोर्स बहुत बढ़िया है पानी का। सिमिलरली व्हाइल राइटिंग, ग्रेफाइट फ्रॉम लीड पेंसिल स्टिक्स टू द पेपर ऑन द अकाउंट ऑफ एडहेसिव फोर्स। तो हमारे राइटिंग में भी पेंसिल से लिखते हैं, तो एडहेसिव फोर्स की वजह से इंक पेपर पर छप जाती है, या जो ग्रेफाइट की पेंसिल से लिखते हो वो पेंसिल ग्रेफाइट के पार्टिकल्स पेपर पर चिपक जाते हैं। अब ये एक स्पेशल कह सकते हो कि अरेंजमेंट डिस्कवर किया था कि हम अच्छे से लिख सके। फेविकॉल, सीमेंट एक्सेट्रा आर यूजफुल इन ग्लूइंग टू सरफेसेस टुगेदर अगेन ऑन द अकाउंट ऑफ एडहेसिव फोर्स। फेविकॉल यूज करते हो, ग्लू यूज करते हो, सीमेंट, राइट, रेत, सीमेंट, पानी का मिक्सचर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देता है, तो अगेन एडहेसिव फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल। The cohesive and adhesive forces are one of the types of van der Waals forces. These forces are different from ordinary gravitational forces and do not obey inverse square law. ये forces already कौन सा, r to the power 7, कोई कोई बुक में r to the power 5 भी लिखते हैं, so inverse square law तो obey नहीं करते। The cohesive और adhesive force varies inversely as the 7th power. मेरी बुक के हिसाब से force vary as 7th power of the distance between the molecules, that is cohesive or adhesive forces increases rapidly with the decrease in the distance। पर वो डिस्टेंस भी हमने देखा कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे ही वो अट्रैक्टिव रहता है, और ज्यादा पास में लेकर आते हैं तो जो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों पार्टिसिपेटिंग मॉलिक्यूल कह दो या एटम के प्रोटॉन्स है, वो लोग बहुत ज्यादा हद तक रिपल्शन दिखाने लगते हैं। सो ये थे कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स। फिर नेक्स्ट आता है इंटरमॉलिक्यूलर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द लिक्विड। कोई भी लिक्विड, राइट, जैसे हम चाय और दूध को मिक्स करते हैं, क्या वो स्टेबल है? स्टेबल है मतलब कि मिक्स करने के बाद उसको छोड़ दो तो घंटों तक वो उसी फॉर्मेट में रहना चाहिए। जैसे दही के अंदर तुम पानी मिक्स कर दो तो दही नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर तैरेगा, तो वो कुछ स्टेबल लिक्विड नहीं है, राइट, स्टेबल सॉल्यूशन नहीं है। सो कौन सी चीज पर्टिकुलर सॉल्यूशन या मिक्सचर को स्टेबल बनाती है? वो है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द लिक्विड। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द लिक्विड को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज द इंटरमॉलिक्यूलर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए लिक्विड इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड फ्रॉम ईच अदर्स इन्फ्लुएंस। तो कोई भी कंटेनर के अंदर लेट से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, इस सॉल्यूशन कह दो या पर्टिकुलर लिक्विड कह दो, तो किसी को भी सेपरेट करने के लिए तुम्हें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ज्यादा होनी चाहिए, जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी, राइट, जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ही स्टेबल वो लिक्विड कह दो या सॉल्यूशन होगा। मोर द बाइंडिंग एनर्जी मोर स्टेबल इज द सॉल्यूशन कह दो या लिक्विड कह दो। जैसे पानी, राइट, बहुत ज्यादा है उसकी बाइंडिंग एनर्जी, तुम चाहे उसको कितना भी उबालो, इवन बहते हुए वॉल्केनो लावा पे डाल दो, वो वेपराइज हो जाएगा, पर पानी के मॉलिक्यूल्स, राइट, एक दूसरे से अलग अलग नहीं होंगे, फिजिकल स्टेट चेंज कर लेंगे बट अलग अलग नहीं होंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब ही जाके मॉलिक्यूल्स सेपरेट होते हैं, मतलब कि ब्रेक डाउन होता है इनका। तो बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना ही स्टेबल वो सॉल्यूशन कह दो या लिक्विड होगा। बाइंडिंग एनर्जी इट इज डिफाइंड एज ए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड फ्रॉम ईच अदर्स इन्फ्लुएंस।
तो हर मॉलिक्यूल एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में है ही। अगर सेम टाइप ऑफ लिक्विड है तो कोहेसिव इन्फ्लुएंस है, और दो अलग अलग टाइप के लिक्विड को मिक्स करके हमने सॉल्यूशन बनाया हुआ है तो एडहेसिव इन्फ्लुएंस है। जैसा कि मैंने कहा, कोई जरूरी नहीं है कि कोहेसिव फोर्स ही हमेशा ज्यादा अट्रैक्टिव हो, एडहेसिव ना हो। सो दोनों तरफ हो सकता है, कोहेसिव फोर्स भी पावरफुल हो सकता है, एडहेसिव फोर्स भी उतना ही पावरफुली अट्रैक्ट हो सकता है। तो बाइंडिंग एनर्जी, कितनी एनर्जी चाहिए मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए। सरफेस टेंशन, ये एक नया टॉपिक है, सरफेस टेंशन, राइट। देखा होगा ऐसा पानी के सरफेस पे मच्छर या ये कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, तैर पाते हैं। इस तरह से पिन पानी पे रख दो तो तैरने लगती है, हमसे नहीं होगा। जनरली ये पिन के जो एक साइड का लेयर है उस पे थोड़ा वैक्स लगाते हैं, तब जाके वो इस तरह से तैरती है। अदरवाइज तो ये पिन डूबी जाएगी, या इसकी जगह पे नीडल रखो तो भी डूबी जाएगी। नीडल पे भी थोड़ा सा वैक्स लगा दो तो वो तैरेगी। तो व्हाट इज अ सरफेस टेंशन? तो सरफेस टेंशन क्या है वो बाद में देखेंगे, पहले ये टर्मिनोलॉजी उससे रिलेटेड है वो समझ में आनी चाहिए। मॉलिक्यूलर रेंज यानी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस मॉलिक्यूल के आसपास का जिसमें उस मॉलिक्यूल का इन्फ्लुएंस फील हो, राइट। ये हम लोगों ने पहले भी देखा। इसमें था ये मॉलिक्यूलर रेंज रोटेशनल मोशन में, या ऐसा कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कह दो। तो मॉलिक्यूलर रेंज यानी एक फील्ड, हाँ ग्रेविटेशनल फील्ड में देखा था। ग्रेविटेशनल फील्ड यानी एक एरिया आसपास का जिसमें उसका इन्फ्लुएंस फील हो, जैसे सन। तो सन की ग्रेविटेशनल फील्ड है हमारा सोलर सिस्टम, या कह दो मिल्की वे गैलेक्सी में सन का इन्फ्लुएंस फील होता है, टीचर की फील्ड है क्लासरूम। तो वैसे ही मॉलिक्यूलर रेंज, इट इज दिस टर्म फाइनाइट डिस्टेंस अप टू विच मॉलिक्यूल कैन एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब या तो अट्रैक्टिव फोर्स, या तो रिपल्सिव फोर्स, या तो कोहेसिव फोर्स, या तो एडहेसिव फोर्स। दैट इज अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन नियर बाय मॉलिक्यूल्स। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, एन इमेजिनरी स्फीयर, राइट। ये सर्कल ड्रॉ किए हैं, ऐसे एक इमेजिनरी स्फीयर एज्यूम कर लो जिसमें मॉलिक्यूल सेंटर पे है और जो मॉलिक्यूलर रेंज है वो रेडियस है। सो ये रेंज है उसकी, और इस रेंज के हिसाब से तुम एक स्फीयर ड्रॉ कर लो तो उसको हम कहेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। सरफेस फिल्म, लिक्विड लिया हुआ है, उसके ऊपर एक छोटी सी लेयर, इतनी मोटी तो नहीं बट बहुत पतली, एक डॉट से भी पतली लेयर, उसको हम कहेंगे सरफेस फिल्म। The topmost layer of the liquid which is at rest and thickness equal to the molecular range. So जो भी molecular range हो उतनी ही thickness की फिल्म होनी चाहिए। जनरली molecular range माइक्रोमीटर्स में होती है, यानी 10⁻⁻6 मीटर। तो सोचो कितनी हो गई, ऑलमोस्ट एक बाल जितनी पतली लेयर होती है, उसको हम कहते हैं सरफेस फिल्म। अब आते हैं वर्ड सरफेस टेंशन पे। मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड अट्रैक्ट ईच अदर, ऑब्वियसली यस। अब हम लोग एक ही टाइप का लिक्विड ले लेते हैं, लेट्स से पानी। तो पानी के अंदर सारे पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं। मॉलिक्यूल्स इन द बल्क आर पुल्ड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस, बट सरफेस मॉलिक्यूल्स आर पुल्ड इनवर्ड एंड साइडवेज बाय देयर नेबर्स, हेंस दे ट्राई टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया एंड इन डूइंग सो क्रिएट्स ए टेंशन, वी कॉल इट एज ए सरफेस टेंशन। तो इस चीज को समझो, जो भी मॉलिक्यूल्स यहां पर बीच में है, इन सब को तो कैसा है, जो भी फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स, वो सब साइड से एक जैसा ही लग रहा है, क्योंकि वो लोग एक दूसरे, हर मॉलिक्यूल जो अंदर है वो तो वैसे ही मॉलिक्यूल्स से सराउंडेड है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम ही है। बट जैसे ही हम सरफेस पर आते हैं, राइट, तो क्या होता है, अब इस मॉलिक्यूल को एक तो एयर अट्रैक्ट कर रही है, कोहेशन, एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव एडहेसिव दोनों ही अट्रैक्टिव फोर्स है। सो एडहेसिव फोर्स एयर के साथ, कोहेसिव फोर्स उसके सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के साथ। और अगर ये मॉलिक्यूल एकदम कॉर्नर में है तो सरफेस के साथ में और एक अलग एडहेसिव फोर्स। तो जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है वो अनइवन
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करते हैं। अल्टीमेटली उन लोगों में एक टेंशन जनरेट होता है, एक खिंचाव जनरेट होता है, एंड वी कॉल इट एज ए surface tension. So surface tension is the property of the liquid by virtue of which the free surface of the liquid at rest, अभी हम हाइड्रोस्टैटिक्स ही पढ़ रहे हैं तो रेस्ट वाला ही, टेंड्स टू हैव ए मिनिमम सरफेस एरिया। अब ये टेंशन खिंचाव जो सरफेस पे फील होगा, राइट, एडहेसिव, कोहेसिव, अदर टाइप ऑफ एडहेसिव, इन सब की वजह से एक अनबैलेंस्ड फोर्स क्रिएट होगा जो कि टेंशन क्रिएट करेगा, राइट, सरफेस टेंशन क्रिएट करेगा। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है, सरफेस टेंशन को एस से रिप्रेजेंट करता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो ये जो सरफेस टेंशन या सरफेस पे खिंचाव है उसको मिनिमाइज करना चाहता है ये सरफेस, और वो मिनिमाइजेशन करने के लिए ये सरफेस क्या करेगा, कर्व्ड शेप ले लेगा। मे बी कर्व्ड शेप जैसा यहां पर दिखाया है, इस फॉर्मेट में थोड़ा सा कर्व ले या तो इस फॉर्मेट में कर्व ले, वो डिपेंड करेगा कौन से फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं। कैपिलरी ट्यूब में, राइट, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में भी जब थिन प्यूपेट में बेस फील करते हो, राइट, और लेवल देखते हो तो तुमको वो लेवल ट्यूब के अंदर थोड़ा ऐसा कर्व्ड फॉर्म में दिखता है ना। सो ये इसीलिए सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस के मॉलिक्यूल्स कोहेसिव एडहेसिव दोनों ही फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, जिसकी वजह से उन पर टेंशन आता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। और उस टेंशन को मिनिमाइज करने के लिए एक ही ऑप्शन है कि अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करें। सरफेस एरिया मिनिमाइज तभी होगा जब वो कर्वेचर वाला शेप लेगा या तो कंप्लीटली ड्रॉप का फॉर्म ले ले। पानी की एक बूंद रखो सरफेस पे तो तुम देखोगे कि वो पानी की बूंद ऑलमोस्ट स्फीयरिकल शेप की ही होगी। क्यों? सरफेस टेंशन को घटाने के लिए एरिया मिनिमम करते हैं, और एरिया मिनिमम एक ही शेप का होता है। कौन सा शेप है वो? क्यूबॉइड, क्यूब, हेक्सागोन? नहीं, स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया लीस्ट होता है, राइट। एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ले लो, उस वॉल्यूम का स्फीयर बनाओ, उस वॉल्यूम का क्यूब बनाओ, उस वॉल्यूम का सेम वॉल्यूम का क्यूबॉइड बनाओ, तो सरफेस एरिया सबसे कम मिलेगा तुमको स्फेरिकल शेप का। और इसी वजह से हमारा यूनिवर्स जो है उसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स है सारे स्फेरिकल शेप के हैं, क्योंकि जब वो बने थे तब मॉल्टन लावा या गर्म गैसेस से बने थे। जो भी सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स थे सरफेस टेंशन एक्सपीरियंस कर रहे थे, और उस सरफेस टेंशन को मिनिमाइज करने के लिए नेचुरली सब चीजों ने स्फीयरिकल शेप ले लिया। So again, physics is responsible why planets are spherical in shape, why stars are spherical in shape, why any object naturally tends to acquire a spherical shape. Why any object naturally tends to acquire spherical shape? तो रीजन यही है, सरफेस टेंशन। न्यूमेरिकल है सरफेस टेंशन से रिलेटेड। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, राइट, डायमेंशन 6 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर। सो 6 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर, और इसकी थिकनेस भी दी हुई है 2 mm। सो ये थिकनेस है 2 mm और ये 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड विथ इट्स लार्जेस्ट फेस फ्लैट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। सो इस प्लेट को ऐसा एग्जैक्टली ऐसे पानी के सरफेस पे रख दिया। फाइंड द डाउनवर्ड फोर्स ऑन द प्लेट ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज 7 × 10⁻⁻2 न्यूटन। सो जैसा फॉर्मूला मैंने बताया उस हिसाब से, राइट, सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ। हमें यहाँ पर ढूंढना है डाउनवर्ड फोर्स, राइट, ऑन द प्लेट ड्यू टू सरफेस टेंशन। सो लिक्विड इस प्लेट को खींचेगा, मतलब तुम प्लेट को उठाने की कोशिश करोगे ना तो इतनी आसानी से उठा नहीं पाओगे। तो सरफेस टेंशन हमको दिया हुआ है, कितना है, 7 × 10⁻⁻2, और लेंथ कितनी हो जाएगी? तो अगर फिगर ड्रॉ करके बताऊं तो कुछ ऐसा है, इस तरह से प्लेट पड़ी हुई है सरफेस पे, तो लेंथ कितनी होगी? LB है ना। सो ट्वाइस
L प्लस बी। थिकनेस का हमें कुछ लेना देना नहीं है। सो फर्दर सॉल्व करें, 7 × 10⁻² इंटू 2, लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -2। फर्दर सिंप्लीफाइंग, 14 × 10⁻² -1, यानी 14 × 10⁻³ न्यूटन, इतना डाउनवर्ड फोर्स, राइट, ये प्लेट एक्सपीरियंस करेगी। नेक्स्ट भी एक न्यूमेरिकल है, वायर ऑफ रिंग 4 सेंटीमीटर रेडियस, ऐसा वायर है और इसका रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, इज रेस्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, सेम कंडीशन है, उस वायर को ऐसे रखा हुआ है, एंड देन रेज्ड, तो वायर को थोड़ा खींच रहे हैं। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज 78.8 डायंस पर सेंटीमीटर, फाइंड द पुल रिक्वायर्ड टू रेज द रिंग। अगेन वही चीज है, जितना फोर्स से पानी वायर को खींच रहा है उतना ही फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, तब जाके वो बाहर आ पाएगा। जस्ट बोला है कि बिफोर द फिल्म ब्रेक्स, राइट, देन इट इज आफ्टरवर्ड्स, तो जस्ट ब्रेक होने से पहले, जस्ट सरफेस टेंशन ब्रेक होने से पहले कितना मैक्सिमम पुल हमें देना पड़ेगा। सो अगेन सेम फॉर्मूला, सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स ढूंढना है, सरफेस टेंशन दिया हुआ है 70.8 और लेंथ कितनी हो जाएगी, ट्वाइस 2πr। यहाँ पे सरकमफरेंस है और रिंग है, तो अंदर के सरफेस में भी पुल होगा, बाहर के सरफेस में भी एडहेसिव पुल होगा, एडहेसिव पुल अंदर भी बाहर भी, इसीलिए इसको 2 टाइम्स लिया है। 70.8 इंटू 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, सब कुछ सेंटीमीटर में ही लेते हैं, 4। कैंसलेशन, $11.25 इंटू 16 इंटू 22, सो मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो, 11.25 है तो इसको 11 ले लो, अप्रोक्सीमेटली 11 इंटू 242, और 242 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, 3872 डायंस, अप्रोक्सीमेटली इतना पुल हमें देना पड़ेगा, इतने डायंस का। और पुल को ग्राम वेट में ढूंढने के लिए कहा है ना, तो ग्राम वेट के लिए इसको ग्रेविटी 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि सीजीएस यूनिट है, तो इससे हमको ग्राम वेट मिलेगा। सो इसको डिवाइड करो, 980 डिवाइडेड बाय 3872, तो 9 सा जाएगा, 9 सा 8820 13 में से 8 गया तो 5, 5000 के लिए 6 भी नहीं, तो 5 ले लेते हैं, 985 सा, हाँ 5 सा, सो 3.95 ग्राम वेट में आंसर आ रहा है। फिर नेक्स्ट है इलस्ट्रेशंस ऑफ द सरफेस टेंशंस, कुछ एग्जांपल्स। रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप, मैंने ऑलरेडी बताया, बिकॉज ईच ड्रॉप टेंड्स टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया
ड्यू टू सरफेस टेंशन एंड फॉर ए गिवन वॉल्यूम द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज मिनिमम। ये भी मैंने बताया, ए गिवन वॉल्यूम ले लो, चाहे उस वॉल्यूम को अब तुम क्यूब बनाओ, क्यूबॉइड बनाओ, कोन बनाओ, कुछ भी बनाओ, बट सरफेस एरिया मिनिमम मिलेगा स्फीयर में। व्हेन मर्क्यूरी स्प्लिटेड ऑन ए क्लीन ग्लास परफेक्ट ग्लोब्यूल बनेगा, परफेक्ट स्फीयर बनेगा, क्योंकि मर्क्यूरी के केस में जो एडेशन और कोहेशन है उसकी वजह से सरफेस टेंशन मैक्सिमम होता है, इसीलिए वो परफेक्ट स्फीयर बनाता है। पानी इतना परफेक्ट स्फीयर नहीं बनाता है, थोड़ा बड़ा ड्रॉप होगा तो इस तरह से इलिप्टिकल हो जाएगा, छोटा ड्रॉप होगा तो परफेक्ट स्फीयर बनेगा, बट मर्क्यूरी में तो काफी बड़ा ड्रॉप भी बहुत परफेक्ट स्फीयर बनाता है। Tiny globules are spherical on the account of surface tension because force of gravity is negligible. The bigger globule gets flattened from the middle. वो gravity की वजह से थोड़े flat हो जाते हैं। When a greased iron needle, मैंने कहा था कि वो needle ऐसे ही नहीं तैरेगी, grease कह दो या wax कह दो, लगाया हुआ है, is placed gently on the surface of the water। अब grease लगाया तो ऐसा मत सोचना कि फेंक दोगे तो अभी वो तैरेगी, ऐसा बहुत, उसका भी एक मेथड है, स्पेसिफिकली पेपर में लेके हल्के से रखना है पानी पे, पेपर गीला हो जाए, पेपर को बिना पानी के सरफेस को डिस्टर्ब किए खींच लेना है, तो तुमको दिखेगा कि तैरेगी वो। फिर जैसे ही पिन के पास में प्रिक करोगे, प्रिक यानी सुई से उसको चुभाओगे, तो वो नीडल अंदर डूब जाएगी। सो स्लाइट डिप्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर इज ऑब्जर्व्ड। स्लाइट डिप्रेशन यानी वो सरफेस थोड़ा ऐसा दिखेगा, ये स्लाइट डिप्रेशन दिखेगा, ये देखो, स्लाइट डिप्रेशन ऑन द सरफेस कैन बी सीन, इंडिकेटिंग दैट द वाटर सरफेस बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। सरफेस टेंशन का भी एक एक्सप्लेनेशन है कि प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द सरफेस बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, और बाकी मैंने वो मॉलिक्यूल के टर्म्स में स्टोरी बताई। द वेट ऑफ द नीडल इज बैलेंस्ड बाय द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस। ये सरफेस टेंशन वाले फोर्सेस, वेट नीचे की तरफ, इसके ये दोनों एस का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वेट को आराम से बैलेंस कर लेगा। टेक ए सर्कुलर मेटालिक रिंग प्रोवाइडेड विद द इंसुलेटिंग हैंडल, फॉर्म ए सोप फिल्म ऑन द रिंग। ऐसा, अब इस पे एक ये धागा रख दो अनइवन शेप का, बट धागा कनेक्टेड है पूरा, और फिर अब नीडल लेके बीच में चुभा दो, तो बीच वाला जो सरफेस था वो फट जाएगा और ऑटोमेटिकली ये धागा स्फीयरिकल शेप का हो जाएगा। तो वंस अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। व्हेन ए शेविंग ब्रश इज डिप्ड इन द वाटर, तो जैसे ही ये शेविंग ब्रश को पानी में रखोगे तो उसके जो ब्रिसल्स है वो फैल जाएंगे, पानी से बाहर निकालोगे ब्रिसल्स वापिस कोएगुलेट हो जाएंगे या पास पास में आ जाएंगे। रीजन यही है, जैसे ही पानी के बाहर निकालते हो सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस एरिया मिनिमाइज करना होता है, तो वो हो सके उतना पास में आ जाता है। परफेक्ट स्फीयर में तो कन्वर्ट नहीं होता है क्योंकि ब्रिसल्स सॉलिड है, राइट, पानी उसको मोड़ नहीं पाता है, पर जो भी हो सकता है वो ये है कि ब्रिसल्स एकदम पास पास में आ जाते हैं। ऑयल ड्रॉप स्प्रेड्स ऑन द कोल्ड वाटर, it may remain as a drop on the hot water. This is again due to the fact that the surface tension of the oil is less than that of the cold water and surface tension of the oil is more than the hot water. तो तेल की बूंद गर्म पानी पे बूंदी रहेगी, राइट, और ठंडे पानी में थोड़ी वो शायद फैल जाए। फिर आती है मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ सरफेस टेंशन। ये जो मैंने स्टोरी तुमको बताई, राइट, यहां पर ही मैंने ये स्टोरी बताई क्या होता है। सो उसी स्टोरी को थियोरिटिकली कहते हैं मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ सरफेस टेंशन। तो जो भी मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर है वो सब एक ही तरह का कोहेसिव फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। जो मॉलिक्यूल्स विथ इन दिस रेंज, क्या कौन सी रेंज है ये, मॉलिक्यूलर रेंज, इतनी थिकनेस में जो भी मॉलिक्यूल्स है, राइट, वो कोहेसिव फोर्स भी एक्सपीरियंस करते हैं एज वेल एज एडहेसिव फोर्स भी एक्सपीरियंस करते हैं, और अनबैलेंस्ड फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन, जिसको मिनिमाइज करने के लिए जो लिक्विड का फ्री सरफेस है वो कर्व्ड फॉर्म में हो जाता है। पानी होगा तो कॉनकेव मेनिस्कस, मर्क्यूरी होगा तो कॉन्वेक्स
मेनिस्कस बनाएगा। मेनिस्कस यानी ये ट्यूब के अंदर कौन सा शेप बनता है, ये कॉन्वेक्स हो गया और ये कॉनकेव मेनिस्कस हो गया। सो स्टोरी है, स्टोरी मतलब आंसर है मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ सरफेस टेंशन का। खुद के थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन के लिए लिख सकते हो। सरफेस एनर्जी से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।